A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो एनसीईआरटी है ये ओल्ड एनसीईआरटी है, आर.एस. शर्मा द्वारा लिखी गई एनसीईआरटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 7 में हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड द एज ऑफ ऋग्वेदा। अगर आपको कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल करके ज़रूर बताइए। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल पर जितने भी और लेक्चर्स मैं डिलीवर करती हूँ या कोई और फैकल्टी अगर आकर डिलीवर करती है तो वो उन सबके लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। ये एक क्रोनोलॉजी का चार्ट दिया गया है जिसको हम बाद में रेफर करेंगे जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है आपकी रिवीजन के लिए ये चार्ट दिया गया है। ये सारी की सारी जो है ये ओल्ड एनसीईआरटी है आर.एस. शर्मा। सो वॉट एवर आई एम जस्ट टीचिंग राइट नाउ वो सब कुछ ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो नो ऑफेंस टेकन और नो कोई मैंने जो है इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसा ऐड नहीं किया है जो कि एनसीईआरटी या किसी और बुक से हटकर होगा, राइट। तो हम यहाँ पर अभी तक जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो हमने शुरुआत की थी स्टोन एज से, राइट। हमने पेलियोलिथिक के बारे में पढ़ा था, पीरियड के बारे में, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के चैप्टर को बहुत इलेबोरेटली कवर किया। अब हम आ गए हैं 1500 बीसी के आसपास, 1500 1300 उस बीसी वाले टाइम पीरियड के आसपास हम आ चुके हैं। हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड जो है ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। लेटर जो हड़प्पन फेज जो चल रहा है वो डिक्लाइन होने वाला जो फेज़ है वो वाला चल रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इस टाइम पे क्या होता है, आर्यंस आते हैं। एक जो थ्योरी है वो ये भी कहती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन था उसके लिए जो है आर्यंस भी रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि जब आर्यंस आए थे उन्होंने यहाँ के नेटिव लोगों को मार डाला था। तो दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरीज कि किस कारण से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है। तो एक थ्योरी ये भी है। मैं इसको क्यों थ्योरी बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली वी डोंट नो, ये हमने इन सबको हम थ्योरी बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आर्यंस के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, आर्यंस जो है उनका ओरिजिन क्या था। तो अगर हम आर्यंस के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो ओरिजिन जो था होमलैंड, अगर आर्यंस के बारे में बात किया जाए तो इसका भी डिबेट है, कोई एक सर्टन पॉइंट नहीं है। पूरे वर्ल्ड के हिस्टोरियन और इंडिया के हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने बैठ के काफ़ी लोगों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में बात किया है। तो अभी भी स्टिल इट इज़ डिबेटेड, मतलब डाउटफुल है कि उनका ओरिजिन एक्चुअल में क्या था। बट अगर हम बात करते हैं तो आर्यन जो है, अगर हम आर्यन वर्ड का यूज़ करते हैं तो आर्यन का मतलब किसी रेस से नहीं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में ये बात का क्लियर होना। आर्यन जब भी मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ या हिस्ट्री में जब भी यूज़ हुआ है ये वर्ड आर्यन, इसका मतलब किसी रेस से नहीं है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो अब आर्यन को एक रेस समझ लेते हैं कि वो देवर द ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि एक रेशियल जो था उनकी आइडेंटिटी थी। बट आर्यन जो वर्ड है वो रेशियल आइडेंटिटी नहीं बताता है। आर्यन वर्ड जो है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बताता है। आर्यन एक ग्रुप जो है वो एक तरीके की लैंग्वेज बोला करते थे सर्टेन, वो आइडेंटिटी बताता है, राइट। ओरिजिनली जो है वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया और यूरेशिया, पर्टिकुलरली स्टेपी जो रीजन है सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। ये देखिए, ये आप इधर देख सकते हैं। तो ये सारा जो रूट है वो लेकर आर्यंस आ रहे हैं, ऐसा माना जाता है, थियरीज बोलती हैं। यूरेशिया जो हमें यूरोप और एशिया के पार्ट जो है उसका स्टेपी जो पार्ट है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे, अभी हम बहुत जल्दी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अगर मैं वर्ल्ड पूरा डिस्क्राइब करती हूँ तो स्टेपी रीजन कहाँ पे आएगा। तो ये सेंट्रल एशिया स्टेपी रीजन, वहाँ से जो है आर्यंस जो है माइग्रेट होके इंडिया में आए थे। दिस इज अगेन अ थ्योरी, डिबेटेबल। अब हम बात करते हैं, मैंने क्योंकि आपको ये कहा था कि आर्यन जो है इट इज़ नॉट अ रेशियल आइडेंटिटी, कोई रेस नहीं है आर्यन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडो यूरोपियन, ये लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक तरीके की लैंग्वेज बोला करते थे। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है दे आर रिलेटेड टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। जो आर्यन जो बोला करते थे वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से सिमिलर है एंड शेयर सिमिलैरिटी विद मॉडर्न यूरोपियन एंड ईरानियन अमंग द अदर ग्रुप। देखिए, जब आप देखेंगे ना इंडिया के केस में, अगर आप लिंग्विस्टिक डिवीजन देखेंगे जो कि हम ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस है जो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती हैं, जो आर्यन वाली लैंग्वेज है या जो संस्कृत है, उसकी सिमिलैरिटी जो है वो आपको मिलती है यूरोपियन लैंग्वेजेस से। और जो द्रविडियन लैंग्वेज हैं जो हमारे साउथ इंडिया में बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम,
ये सारी की सारी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है इस लैंग्वेज से। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो बोला करते थे दोज वर आर्यंस, और इनकी जो सिमिलैरिटी है लैंग्वेज की वो किसके साथ थी, यूरोपियन लैंग्वेज के साथ, मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज के साथ उसकी सिमिलैरिटी, राइट। दूसरा जो हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो आर्यन थे वो इंडिया सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस सारी जगह पर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने वेस्टवर्ड माइग्रेशन भी किया है। कैसे हमें पता चलता है, ईरान की जो कासिटे इंस्क्रिप्शन ऑफ इन ईरान एंड मितानी इंस्क्रिप्शन जो है सीरिया की, उस वो बोलती है, वो सजेस्ट करती हैं कि ईरान से जो है एक ब्रांच ऑफ आर्यन मूव टूवर्ड्स वेस्ट। वो वेस्टवर्ड मूवमेंट भी हुई है आर्यन की। एक जो है ईस्टवर्ड मूवमेंट देखेंगे आपने, ईस्टवर्ड मूवमेंट में कहाँ करते, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गए। इनकी जो इंस्क्रिप्शंस है, ये वाली जो इंस्क्रिप्शन है जो सीरिया और ईरान में हमको मिलती है, उन इंस्क्रिप्शंस में ये सजेस्ट किया गया, उसमें बताया गया है कि एक जो ब्रांच है वो वेस्टवर्ड भी मूव कर गई थी, एक जो ईस्टवर्ड आ गई थी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गई थी, ठीक है। तो ये बात से आपको क्या समझ में आया, इस अब तक के जो हमने बात पढ़ी उससे हमें ये समझ में आता है कि आर्यन जो हम बात कर रहे हैं वो एक रेशियल कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम एक लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात कर रहे हैं जो कि यूरोपियन लैंग्वेज से मिलता जुलता है। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि ईरान और सीरिया की जो कुछ इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमको ये देखने को मिला है कि एक जो ईस्टवर्ड ब्रांच जो आ गई थी जिसको हम आर्यन कहते हैं, वो सेम तरीके की एक ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड ब्रांच भी गई थी जो वेस्टर्न साइड पर चली गई थी, राइट। ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। हम जो है सोर्स ऑफ अर्ली आर्यंस के बारे में बात करेंगे, तो हम उनकी जो अर्ली लाइफ है ऑफ आर्यंस वाज अ नोमैडिक इन नेचर। जैसे कि आपने पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक पीरियड में हम बात कर रहे थे, मतलब पेलियोलिथिक मीजोलिथिक पीरियड तक, नियोलिथिक में तो सेटल्ड कम्युनिटी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट मीजोलिथिक के ख़त्म होने के साथ साथ सेटलमेंट कहीं कहीं पे शुरू हो गया था। तो वो जो ऐसे माइग्रेट करते रहते थे ना, तो आर्यन भी स्टार्टिंग में एक जगह पर नहीं रहते थे, वो माइग्रेट करते थे, नोमैडिक कम्युनिटी थी, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ मीन्स नो सॉलिड मटेरियल रिमेन्स। अब देखो, अब बात यह है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड ऑब्वियसली। तो उसकी वजह से क्या होता था, जो भी चीज़ें होती थी, अगर आप एक जगह पे रहते हो तो आप अपना एक घर बनाते हो, वहाँ पे आपकी चीज़ें होती हैं, तो जब वो सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है तो वहाँ की चीज़ें हमें मिलती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के केस में मिला। बट आर्यंस के केस में क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने नोमैडिक लाइफ को अडॉप्ट किया था, तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिली नहीं आर्यंस के बारे में, जिसकी वजह से हम एक प्रॉपर स्टडी कर पाएँ, इसीलिए हमें कन्फ्यूजन है, राइट। तो एब्सेंस ऑफ नोमैडिक लाइफ, एब्सेंस ऑफ सेटल लाइफ की वजह से हमें बहुत सारे मटेरियल्स नहीं मिलते स्टडी करने के लिए, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स नहीं मिलते, बट हमें सिर्फ क्या मिलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज। क्या हैं लिटरेरी सोर्सेज, वेदास। वेदास के बारे में हम पढ़ेंगे, बट क्योंकि आर्यंस जो है वो सेटल लाइफ नहीं बिता रहे थे, तो इसलिए हमें मटेरियल रिमेन्स वहाँ से कम मिलते हैं आर्यन वाले टाइम पीरियड से। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं, तो ऋग्वेद कौन सा था भाई, ऋग्वेद जो था वो सबसे अर्लीस्ट स्पेसिमेन है, अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थ्रो लाइट अबाउट आर्यंस इन इंडिया। तो ऋग्वेद जब लिखा गया था वो सबसे पुराना वेद है, ठीक है। हम बात करेंगे डिटेल में। ऋग्वेद की अगर मैं बात करती हूँ तो जो अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, अगर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में बात किया जाए तो ऋग्वेद इज़ वन ऑफ द सोर्सेज, जो सबसे पुराना सोर्स है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के डेवलपमेंट का, वो ऋग्वेद है, ठीक है। हिस्टोरियंस जो पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद। इन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत पुराना सोर्स है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को स्टडी करने का। कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू ऋग्वेदिक डेटीज सच एज अग्नि, इंद्रा, वरुण, मित्रा, ये सारे के सारे डेटीज उस टाइम पे पूजा किया जाता था। उस टाइम क्या होता था, जब ऋग्वेद वाला टाइम था, तो ऋग्वेद वाले टाइम में क्या होता था कि कोई ऐसे कोई गणेश या कोई ऐसे इनकी पूजा नहीं होती थी, ये वाले गॉड बाद में आए। उस टाइम पे किस गॉड की पूजा होती थी, जो नेचर वाले गॉड है, अग्नि की पूजा होती थी, वायु की पूजा होती थी, बारिश की पूजा होती थी। तो इन सारी चीज़ों की पूजा की जाती थी ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में। तो ऋग्वेद को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर कौन से गॉड को बताया गया, अग्नि और इन सबको गॉड बताया गया है। तो अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें 10 मंडल्स हैं, और जिसको बुक्स कहा गया, बुक्स 2 to book 7 फ्रॉम द अर्लीस्ट पार्ट्स, बुक 1 एंड बुक 10 आर लेटेस्ट एडिशन, वो बाद में ऐड किए गए थे। ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो रिजेंबल्स विद द ओल्डेस्ट ईरानियन टेक्स्ट। ऋग्वेद जो है पुराने ईरानियन टेक्स्ट जो है अवेस्ता, उससे भी मिलता जुलता है। तो ये जो चैप्टर है आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दे रहा है
किसके बारे में? आर्यंस के बारे में भी, और साथ में आर्यंस जो लैंग्वेज बोला करते थे उनके बारे में भी, और साथ में इंडो यूरोपियन जो टेक्स्ट है उसके बारे में भी आपको बता रहा है। तो ऋग्वेद जो है वो अलग अलग 10 मंडल्स में डिवाइडेड था। ऋग्वेद का जो रिजेम्बलेंस है वो ईरानियन जो टेक्स्ट है अवेस्ता उससे भी सिमिलर है, शेयरिंग मेनी सिमिलैरिटीज। अवेस्ता एंड ऋग्वेदा यूज सेम टर्म्स फॉर सेवरल गॉड्स एंड इवन फॉर सोशल क्लासेस। तो उसमें हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलती है। तो किसी तरह कभी कभी आपके अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है या स्टेटमेंट इस तरीके से आता है कि जो हमारे वेदास हैं वो किसी फॉरेन जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे भी मिलते जुलते हैं, तो यस देयर इज अ ह्यूज सिमिलैरिटी। अब हम बात करते हैं कि जो अर्ली आर्यंस आए थे इंडिया में वो किस टाइम पर आए थे और क्या वहाँ पे हुआ था। तो हम कब की बात कर रहे हैं? 1500 BC के आसपास की हम बात कर रहे हैं, राइट, ऋग्वेदिक पीरियड। तो आर्यन जो है वो इंडिया में आते हैं। कोई क्लियर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता उनके आने का। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो माइग्रेट करते रहते थे, वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, तो हमें कोई क्लियर वो नहीं मिला। तो ऐसा माना जाता है कि ये हिंदू कुश जो है यहाँ से क्रॉस करके इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। हमें मिलता क्या क्या है? हमें ट्रेसेस ऑफ एक्सेस, ब्रॉन्ज डर्क्स एंड स्वॉर्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। हमें कुछ कुछ इनके टूल्स वगैरह मिलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। हमें कोई फुल फ्लेजेड जैसे सिविलाइजेशन में मिलती है चीज़ें वैसी नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये नोमैडिक लाइफ जी रहे थे। जो जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करते हैं तो ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ सारी जगह पे इनका स्टार्टिंग के अंदर जो था होल्ड था। कैसे? ये इस तरफ से आए थे तो धीरे धीरे इन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा किया है, क्योंकि ये इस साइड से एंटर कर रहे हैं, हिंदू कुश की तरफ से एंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इनका होल्ड था। फिर जो हरियाणा पंजाब वाला जो रीजन है उस जगह पर, और फिर धीरे धीरे वेस्टर्न यूपी वाली जगह पर। तो स्टार्टिंग में सिर्फ ये यहीं पर थे, धीरे धीरे ओवर द ईयर्स जो है 1000 ईयर्स में वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे वो क्यों नहीं मूव कर पाए थे बताइए? ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी बताई थी। वो इसलिए नहीं मूव कर पाए थे क्योंकि ये गंगा यमुना का प्लेन है, ये बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था। तो ये सब कहाँ रहना पसंद करते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आपको यहीं पे मिलेगी कॉन्सेंट्रेटेड। सिमिलरली आर्यंस भी आपको स्टार्टिंग में यहीं मिलेंगे, क्योंकि बाकी की जगहों पे अभी जंगल है, धीरे धीरे उसको साफ करेंगे वो और धीरे धीरे अपना रास्ता बनाएंगे आगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं बिहार, नालंदा, ये सब का जो इंपॉर्टेंस है वो लेटर ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। इंडिया से मेरा मतलब है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, जिसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ों को भी हम इंक्लूड करके बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब अगर हम ये बात करते हैं तो आर्यंस का जो उस टाइम पे था तो वहाँ पे ट्राइब्स हुआ करती थी। ठीक है, तो वहाँ पे जब आर्यंस आए थे तो वो मेजॉरिटी जो थी वो कुछ ट्राइब्स हुआ करती थी। 5 मेजर ट्राइब्स होती थी जिनको कहा जाता था पंचजना। तो 5 मेजर ट्राइब्स होती थी, काफ़ी सारी ट्राइब्स हुआ करती थी, बट 5 ट्राइब्स मेजर ट्राइब्स होती थी जिनको पंचजना कहा जाता था। देखिए ट्राइबल कम्युनिटी थी, वो नोमैड्स थे, वो धीरे धीरे सेटल होना वहाँ पे शुरू हुए, तो वहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स जो थी वो पावरफुल बन गई। रूलिंग आर्यन जो क्लैन अगर हम बात करें तो भरता एंड त्रिस्तु, भरता और त्रिस्तु जो ट्राइब्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। भरता ट्राइब के नाम पे भारत का नाम भी पड़ा है, आप जानते हैं। भारतवर्षा जो है उसका इसीलिए नाम पड़ा है। समटाइम एनलिस्टेड फ्रॉम सपोर्ट फ्रॉम द नॉन आर्यन फॉर पर्पज, कभी कभी वो नॉन आर्यन लोगों से भी सपोर्ट लिया करते थे। ये सारी बातें मेंशन है टेक्स्ट में। तो आर्यंस जो है वो माइग्रेट करते हैं इंडिया में सेवरल वेव्स में। ऐसा नहीं था कि वो एक ही बार आ गए थे सारा ग्रुप बनाकर और आके वो वही लोग थे, ऐसा नहीं हुआ था। वो बार बार उस रूट को लेते गए और लोग आते गए वहाँ से, वेस्टर्न साइड से जो आ रहे थे। तो आर्यन माइग्रेटेड इंडिया इन सेवरल वेव्स। दे केम विद द कन्फ्लिक्ट विद द इंडिजीनियस पीपल। अब अगर वो आ रहे हैं तो वो जो यहाँ के जो नेटिव लोग जो पहले से रह रहे हैं उस टाइम पे, एक तो हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रह रहे थे, तो जो यहाँ के नेटिव लोग थे उनके साथ इनके कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि किसी एक एरिया पर आपको फूड के लिए उस एरिया को पे कब्जा करना है तो आपका कन्फ्लिक्ट होगा। जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग लोग हैं तो उनका कन्फ्लिक्ट हो जाता है। मेंशन किया गया है दासाज और दस्यूज टर्म्स को। तो दासा कौन थे? दासा मेंशन्ड इन इरानियन लिटरेचर सीम्स टू हैव बीन अ ब्रांच ऑफ अर्ली आर्यन। दासाज engaged in 2 types of conflict with pre-Aryans and intra-tribal conflicts also। जब आर्यंस यहाँ पर आए थे ना
तो क्या हो रहा था कि दो तरीके के कन्फ्लिक्ट्स देखने को इनको मिल रहे थे, अलग अलग वेव्स में आ रहे हैं। एक तो यहाँ के जो नेटिव लोग थे उनके साथ इनका कन्फ्लिक्ट चलता था, दूसरा कन्फ्लिक्ट इनका आपस में चलता था, क्योंकि ये अलग अलग ट्राइब्स थी। मैंने बताया कि 5 मेजर ट्राइब्स थी, ऐसे करके काफ़ी सारे ट्राइब्स होते थे। तो इनका आपस में कन्फ्लिक्ट चलता था और यहाँ के नेटिव लोगों से कन्फ्लिक्ट इनका हुआ करता था, राइट। तो ये थोड़ा हम एक आइडिया ले रहे हैं कि जब आर्यंस आए थे तो इन्होंने क्या क्या यहाँ पे किया होगा, क्या क्या इन्होंने फेस किया, राइट। अब हम बात करते हैं उनके एग्रीकल्चर के बारे में ब्रीफ में। तो जो एग्रीकल्चर की कैटल रेयरिंग और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम देखें तो इनके पास एक सुपीरियर नॉलेज थी एग्रीकल्चर की। ये हल जो है उसको यूज़ करते थे और अच्छे से इनको जो है अनाज उगाना आता था। तो प्लॉशेयर ये यूज़ करते होंगे, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं अच्छी फसल उगाने की, ये सारी इनको आती थी। इनके पास एग्रीकल्चर का सुपीरियर नॉलेज था, राइट। इनके लिए जो थी, जब आर्यंस आए थे तो काउज इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं काउ एंड बुल इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि काउ और जो बुल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेदिक जो पीपल थे वो क्या थे, मेजरली वो पास्चरल्स थे, मतलब वो अपनी गायों को लेके ग्रुप में घूमते रहते थे और उनको जहाँ जहाँ पे घास मिलती थी, पास्चर्स जो जिसको उनके जानवर खाते हैं, वहाँ पे वो घूमा करते थे उनको साथ में लेके। बहुत सारे जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ देयर वॉर्स वर फॉट ओवर काउज। जब मतलब ये सारी की सारी जो बातें हैं ये ऋग्वेद में लिखी गई हैं कि जो उनकी जो लड़ाइयाँ होती थी वो भी उसी पास्चर्स के लिए होती थी, गाय के लिए होती थी उनकी, क्योंकि गाय को खानी है घास, और घास जिन जिन खेतों में लगी होती थी, जिन फील्ड्स में लगी होती थी, उन फील्ड्स पे कब्जा करने के लिए जो है अर्लियर आर्यंस आपस में भी लड़ा करते थे और यहाँ के लोगों से, जो नेटिव लोग पहले से यहाँ रहते हैं, उनसे भी लड़ा करते थे। तो काव जो है बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ होती थी। किसी जो रिचुअल में काव जो है दान की जाती थी, एक दूसरे को काउस दिया करते थे, तो ये काव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। आर्ट और क्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो लोग हैं उस टाइम पे मेंशन है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से कारपेंटर जो होते थे वो बहुत अच्छा काम करते थे। चैरियट्स बनाई जाती थी, जिसको रथ बोलते हैं ना, आपने जो महाभारत सीरियल भी देखा होगा उसमें आपने देखा होगा रथ चलते हुए, वो सब बनाया जाता था। लेदर वर्क, पॉटरी, ये सब चीज़ों को यूज़ किया जाता था, बनाया जाता था। तो ये सारे लोग जो थे वो क्राफ्ट में भी बहुत अच्छे थे। तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि आर्यंस जो है वो डिफरेंट वेव्स में यहाँ पर आते हैं, उनके कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे पास्टरल कम्युनिटी है, काउज उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लड़ाइयाँ भी हो रही हैं वो भी काउज के लिए हो रही हैं। तो आर्ट और क्राफ्ट में वो बहुत अच्छे हैं और एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ी है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम और भी बातें पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर किस तरीके से एडवांस करता है। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये चैप्टर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली स्प्रेड द वर्ड, अपने बाकी लोगों को, दोस्तों को, सबको बताएं जो कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं। NCERTs आर इंपॉर्टेंट बुक्स, अगेन मैं बोल रही हूँ। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।